दोस्तों नेपाल के अंदर 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया है कल ही, यानी कि 4 सितंबर को बंद कर दिया गया था। व्हाट्सएप को, फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को, ट्विटर को, लिंक्डइन को, रेडिट को, स्नैपचैट को और भी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लेकिन कुछ हैं जो कि बच गए, जिसमें से टिकटॉक है, वाइबर है, वी टॉक है, उनको छोड़ दिया गया है। दरअसल यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनी को रजिस्ट्रेशन के रूल फॉलो करने थे, वो उन्होंने नहीं किए। उनको लोकल कॉन्टैक्ट ऑफिसर अपॉइंट करना था, ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना था, वो उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कहा था कि ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंप्लायंस होना पड़ेगा हमारे रूल्स के साथ में, लेकिन वो नहीं हुए। 2023 के वक्त में गवर्नमेंट ने ये बात कह दी थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कि इस तरीके की चीज़ें होनी है, लेकिन किसी ने भी मानी नहीं और इनको मतलब ऐसे ही समझ रहे थे। जिसके बाद में अब फैसला ये हुआ कि इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नेपाल के अंदर बैन कर दिया गया है। अब देखो, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए पैसे भी कमाते थे और भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जैसे एक्स हो गया, उसके जरिए भी पैसे कमाते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है कि देखो, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेक न्यूज़ फैलती है, साइबर क्राइम होता है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सारे रूल लाए गए थे। लेकिन वो खुद ही मानने को तैयार नहीं है, वो खुद ही हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तो वो तो नहीं होना चाह रहे थे, तो हमने ही कहा चलो इनको बैन कर देते हैं। सो इतना कुछ हो जाने के बाद में करीबन 70 लाख नेपाल के लोग हैं जो कि अब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहां पर वीपीएन का भी अब यूज़ कर रहे हैं लोग किसी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को एक्सेस पाने के लिए, या जो भी कंटेंट वो देखते हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर अभी के लिए तो ये ऑप्शन यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आगे चलकर शायद इनको दोबारा से अनबैन कर दिया जाए, क्योंकि ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब रूल्स को तो फॉलो ही करेंगे, क्योंकि 70 लाख लोग हैं वहाँ, तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे अपने इतने बड़े यूज़र बेस को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक पोस्ट डाली है अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, जिस पे वो लिखते हैं, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव ए लॉन्ग एंड प्रोस्परस फ्यूचर टुगेदर। सो यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि इन्होंने कुछ इमोशनली कहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे न्यूज़ चैनल में दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हुए इमोशनल, उन्होंने कहा कि लगता है हमने इंडिया को खो दिया। तो भैया ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके से टॉन्ट दे रहे हैं वो कि भैया हम चाइना को बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कैसा है, ठीक है जा रहे हो तुम चाइना के साथ तो जाओ, हम देखते हैं तुम आगे चल के क्या क्या कर लोगे। तो ये एक तरीका का टॉन्ट दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये एक इंडिकेशन भी दिया है इंडिया को कि हम ये मान रहे हैं अब तुमको कि तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम चाइना की तरफ जा चुके हो, तो हम तुमको लॉस्ट कैंप में डाल रहे हैं। मतलब ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कि ठीक है तुम हमारे अब दोस्त नहीं रहे, तुम तो अब रशिया और चाइना के दोस्त हो गए। तो उस तरीके से इनका कहना है इस पोस्ट के अंदर। और इसी के साथ साथ उससे ये भी चीज़ सामने आ जाती है कि अब आने वाले वक्त में और कई सैंक्शन इंडिया के ऊपर लगने वाले हैं। ये 25-50% तो फेज़ 1 है, इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप फेज़ 2 फेज़ 3 भी लेके आने वाले हैं। अभी तो खैर हमारे टेक्सटाइल, गारमेंट, ज्वेलरी, सी फूड, फर्नीचर वगैरह इन सब पे इफेक्ट पहुंचा है। आगे चल के ये फार्मा इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, पेट्रोलियम, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर भी ये बैन लगा सकते हैं या फिर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, जिसको लेकर अभी थोड़ा सा स्पेकुलेशन लग रहा है कि इतने ज़्यादा अगर इंडिया और यूएस के रिश्ते ख़राब हो गए तो पता नहीं क्या होगा। जहाँ पर कई सारे लोग तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए इंडिया और यूएस के साथ में, जिस तरीके की चीज़ें अभी चल रही हैं। और आगे चल के शायद, जो कि मैंने बताया था कि यूएस कोर्ट के अंदर ये फैसला आया कि टैरिफ इलीगल है, तो उसको भी शायद हटाया जा सकता है इंडिया के ऊपर से। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास में ये टैरिफ लगाने की पावर नहीं है। हाँ, वो रेगुलेट कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, लेकिन टैरिफ नहीं लगा सकते उन पे। दोस्तों, पाकिस्तान को 2 नाव में सवार होकर सवारी करना महंगा पड़ गया है। दरअसल जिस तरीके से वो यूएस की तरफ झुकाव कर रहा था, उससे चाइना का जो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान के ऊपर, वो थोड़ा सा डगमगा गया है, जिसकी वजह से अब चाइना ने पाकिस्तान के सी पैक प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने जो रेलवे प्रोजेक्ट की तैयारी कर रखी थी उसमें अब वो निवेश नहीं करने वाले हैं, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। जिसके बाद में अब पाकिस्तान एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास में गया है करीबन 2 अरब का लोन लेने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, उन्होंने पहले से ही 410 मिलियन का लोन ले रखा है अपने रिको डिक कॉपर माइन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर एक समस्या है कि उनको दोबारा से मिलेगा लोन या नहीं मिलेगा, मे भी मिल जाए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के पीछे
घटने की वजह एक ये भी हो सकती है, और दूसरी वजह ये है कि पाकिस्तान की वित्तीय हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो फाइनेंशियल स्टेटस है उनका वो इस वक्त में थोड़ा सा हिला हुआ है, जिसकी वजह से सैकड़ों करोड़ों रुपए का लोन उनको अभी भी चुकाना है। सुरक्षा भी एक मेन मुद्दा है वहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ वर्कर के साथ में जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो भी चाइना देख रहा है कि भैया सही नहीं हुआ है, कई बार उन पर अटैक हुआ है। और इसी के साथ साथ रीपेमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको लेकर चाइना पीछे हट गया है कि मतलब अब उतना ज़्यादा भरोसा नहीं है पाकिस्तान के ऊपर कि अगर इनके ऊपर हम इतना इन्वेस्ट करें तो क्या ये चुका भी पाएंगे। दोस्तों पिछले साल ये हुआ था कि फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे के लिए अपनी डेट अनाउंस कर दी थी, लेकिन अमेजोन ने अनाउंस नहीं करी थी। अमेजोन ने बाद में अनाउंस करी थी, जिसके बाद में फ्लिपकार्ट ने भी कमिंग सून लिख दिया था वहां पर, और उसके बाद में जहां पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की सेल थी वहीं पर उन्होंने अपनी डेट भी डाल दी। तो इस साल भी वैसा ही हुआ है। द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की डेट जैसे ही अनाउंस हुई 23 सितंबर, फ्लिपकार्ट ने भी कह दिया कि हमारी भी बिग बिलियन डे की सेल 23 सितंबर को ही होने वाली। तो अगर आप सोच रहे हो अभी कुछ चीज़ें बाय करने की तो भैया रुक जाओ, अगर महंगी चीज़ें हैं, क्योंकि तब आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल सकती है। बैंक का डिस्काउंट भी मिलेगा, अलग अलग बैंक के डिस्काउंट होंगे, अमेजोन पे कुछ और होगा, फ्लिपकार्ट पे कुछ और होगा, तो कहीं भी आपको सस्ता आइटम मिल सकता है। लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट के ऊपर एक चीज़ है, वो कैंसिल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि फ्लिपकार्ट पे ना भरोसा करके अगर आप अमेजोन से परचेज़ करोगे तो वहाँ पर आपका आइटम आ भी जाएगा। हालांकि मेरा नहीं आया था पिछले साल, मेरे साथ हो गई थी दिक्कत। लेकिन हाँ, फ्लिपकार्ट के ऊपर कैंसिल का इशू काफ़ी ज़्यादा होता है, खासतौर पे स्मार्टफोन के साथ में। जब आप कोई महंगा फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सस्ते में ले लेते हो तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आई थिंक पहले अमेजोन को प्रेफरेंस दो आप, उसके बाद में फ्लिपकार्ट को। दोस्तों हम लोग जब किसी ट्रैक पर जाते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं जहाँ पर 5-10 किलोमीटर पैदल चलना होता है तो भैया हमारी सांसें फूल जाती हैं। लेकिन जापान का एक 102 साल का बुजुर्ग कोकिची अकुजावा वो माउंट फ्यूजी चढ़ गए, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब इतनी एज में कोई नहीं चढ़ा है। ओल्डेस्ट क्लाइंबर बन चुके हैं 102 साल के, जो कि माउंट फ्यूजी क्लाइंब कर चुके हैं। और ये ऐसे क्लाइंब नहीं किया इन्होंने इसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग भी ली है। रोज़ सुबह 5 बजे उठते थे, लॉन्ग वॉक करते थे, और इसी के साथ साथ वीकेंड पे छोटी मोटी माउंटेन क्लाइंबिंग भी करते थे। मतलब ये 96 की एज से तैयारी कर रहे थे माउंट फ्यूजी पे चढ़ने के लिए। हालांकि इनको हेल्थ इशू कई सारे हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, इनको इंजरी भी हो रखी है और भी कुछ दिक्कतें हैं हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन ये फिर भी माउंट फ्यूजी को क्लाइंब करके आए हैं। और इसके बाद में भी इन्होंने कहा है कि अगर फ्यूचर में मेरा मूड बनेगा तो मैं एक और बार ट्राई करना चाहूँगा माउंट फ्यूजी को क्लाइंब करने के लिए। अब कई सारे लोग यहाँ पे पूछेंगे माउंट फ्यूजी का अल्टीट्यूड कितना है, हाइट कितनी है, तो भैया वो करीबन 4000 मीटर के आसपास में, मतलब 3700 के करीब में। लेकिन उसको मत गिनो भाई, इस उम्र में अपनी गली में थोड़ा चलना मुश्किल हो जाता है। वो जितना क्लाइंब करके आए, आई थिंक हमें उनकी हाइट भी नहीं पूछनी चाहिए कि किस एल्टीट्यूड पे गए हैं, कहाँ नहीं गए। ये क्लाइंब कर गए माउंटेन, वही बहुत बड़ी बात हो गई।